2013 में पूछे गए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के गेट में जितने भी क्वेश्चंस है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट ए सरफेस करंट विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है हमारा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूस। देखिए यहाँ पे मैं बाउंड्री कंडीशंस लिख देती हूँ, बाउंड्री कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा टेंजेंशियल और जो नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन होता है दोनों मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो एक होता है हमारा, जैसे कि टेंजेंशियल अगर हम ले रहे हैं तो ये होता है 1t माइनस h, दिस इज वेक्टर 2t इज इक्वल टू k वेक्टर f क्रॉस n कैप। ठीक है, जहाँ पे कि के एफ जो है वो हमारा सरफेस करंट है, फ्री सरफेस करंट, ये होता है हमारा टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशंस। अब देखिए हमारा जो नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन होता है वो होता है B1n इज इक्वल टू B2n। ठीक है, ये हमारा मीडियम 1 में नॉर्मल कंपोनेंट और मीडियम 2 में नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, और इसी तरह ये H1t है हमारा मीडियम 1 में टेंजेंशियल कंपोनेंट और मीडियम 2 में टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब बाउंड्री कंडीशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों ही हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि A1t इज इक्वल टू A2t। दूसरा होगा A1n इज इक्वल टू A2n। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, बाकी सब कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये तो ऑप्शन ठीक है, नॉट करेक्ट बोल रहा है तो ये नहीं होगा। फिर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज कॉन्टिन्यूअस, नॉर्मल कंपोनेंट of the magnetic vector potential is continuous। ठीक है, tangential component of magnetic vector potential is continuous। यहाँ पे जो हमारा थर्ड होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज नॉट कॉन्टिन्यूस। नॉट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है और नॉर्मल कंपोनेंट वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ में हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर सीन एट एन ऑब्जर्वेशन प्लेन z इज इक्वल टू 0 बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्लेन वेव्स। दिस आर द टू प्लेन वेव्स where A1 and A2 are the real amplitudes, the condition of interference maxima is। तो यहाँ पे हमें कंडीशन बतानी है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा जब हमारा इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखिए यहाँ पे प्लेन वेव इक्वेशन पहले मैं लिखती हूँ, इक्वेशन फॉर प्लेन वेव्स आर गिवन एज यहाँ पे दो वेव है तो दोनों वेव के लिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया प्लेन वेव इक्वेशन होता है साई1 आर टी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ आर टी इज इक्वल टू A1, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो गया A1 और ये हो गया e टू द पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर होता है, तो यहाँ पे K1 R माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, साई1 के लिए। साई2 के लिए देखिए क्या होगा, आर टी इज इक्वल टू A2 e टू द पावर आई के आर, दिस इज K2 R माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा कंडीशन जो है वो कौन सा इस ऑप्शन से मैच होगा फॉर इंटरफेरेंस टू बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेरेंस मैक्सिमम होने के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो होता है वो हमारा 2 n पाई के इक्वल होना चाहिए, या फिर 0 2 पाई 4 पाई इस तरह का आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू इवन होना चाहिए, तब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्टिव interference between two waves occurs when
when path difference is equal to integral multiple of लैम्डा। ठीक है, तो ये है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे K1 और K2 है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू K1 माइनस K2। ठीक है, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। अब हम यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालते हैं। देखिए, फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये होता है हमारा फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे फेज जो है इस प्लेन वेव इक्वेशन में, ये है हमारा फेज, दोनों में ही फेज ये हमारा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू दोनों के लिए हो गया K1 माइनस K2 वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस। अब देखिए, हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा कौन सा जो इसका वैल्यू होगा वो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। देयरफॉर फेज डिफरेंस फॉर, यहाँ पे लिख दीजिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस मस्ट बी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए, ये जो फेज डिफरेंस, यहाँ पे अगर हम फेज डिफरेंस पे ऐसा डिनोट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2m पाई के इक्वल। यहाँ पे n भी हो सकता है, 2m पाई अगर होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके m का जो भी वैल्यू आप रखेगा, ये हमारा हमेशा ही आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? देखिए, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमम, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस को ये लिखेंगे, दिस इज K1 माइनस K2 वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2m पाई। ठीक है, ये कंडीशन आना चाहिए, तब हमारा जो इंटरफेरेंस है वो मैक्सिमा होगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2m पाई। ये प्लस तो नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए स्केलर फंक्शन फाई सेटिस्फाइंग द लैपलेस इक्वेशन gradient of phi has zero curl and non-zero divergence, non-zero curl and zero divergence, zero curl and zero divergence, non-zero curl and non-zero divergence। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि कोई भी स्केलर फंक्शन अगर लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे देखिए लैपलेस इक्वेशन जो है, ये लैपलेस इक्वेशन क्या होता है? लैपलेस इक्वेशन इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम डाइवर्जेंस ले ले और अगर हम ग्रेडियंट ले ले, यहाँ पे तो ग्रेडियंट ऑफ फाई गिवन है, डाइवर्जेंस और कर्ल कब 0 होगा? देखिए, यहाँ पे अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी हमेशा ही 0 मिलेगी आपको। और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ऑलवेज 0, ये क्वांटिटी भी आपको हमेशा 0 मिलेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा 0 कर्ल 0 डाइवर्जेंस। दोनों ही अगर हम करेंगे, ग्रेडियंट यहाँ पे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0 एंड द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको याद रखना चाहिए। और ये 0 कर्ल होगा और 0 डाइवर्जेंस होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो सी नंबर हो गया। चलिए देखते हैं 16 नंबर, इज सर्कुलरली पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन ए डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस एट ए ब्रेविस्टर एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे हम पहले कंडीशन देख लेते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड में क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में आपको क्या मिलेगा? देखिए,
यहाँ पे जो आपका E1 E2 होता है, यानी कि आपका जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर ऐसे गिवन है E0 e टू द पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो ये दो अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो प्लेन पोलराइज मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे सर्कुलरली पोलराइज मिलेगा या इलिप्टिकली पोलराइज मिलेगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे। तो यहाँ पे एक और अगर लेंगे E2 इज इक्वल टू E0 e टू द पावर आई kz माइनस ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ पे 5 फेज डिफरेंस आएगा। तो ये फाई पे डिपेंड करेगा। प्लेन पोलराइज लाइट में जो फाई का वैल्यू होता है, फाई इज इक्वल टू 0 एंड एन पाई, ठीक है, ये होता है प्लेन पोलराइज का वैल्यू। उसके बाद फिर अगर आप इलिप्टिकली पोलराइज या फिर सर्कुलरली देख लेते हैं, पहले सर्कुलरली पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट में क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है पाई बाई टू, पी पाई बाई टू, 7, दिस इज 5 पाई बाई 2, ठीक है। इस तरह का ऑड नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसमें क्या होता है, ये जो दोनों वैल्यू होता है, जैसे कि ये 1 है ये 2 है, देखो E01 इज इक्वल टू E02, ठीक है। ये आपका कंडीशन होता है सर्कुलरली पोलराइज्ड में। उसी तरह फिर इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट पाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, पी पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, डॉट डॉट डॉट। इसमें ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है डाई इलेक्ट्रिक इंटरफेस पे ब्रीवस्टर्स एंगल पे। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। देखिए इसका भी आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो दो कंपोनेंट में हम यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं। एक होता है इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एक होता है परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट रहता है, एक कंपोनेंट होता है इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अगर ब्रेविस्टर्स एंगल्स की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एट ब्रेविस्टर एंगल, तो यहाँ पे एट ब्रेविस्टर एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट कंटेन्स ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे ब्रेविस्टर एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंटेन करता है सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट हैज लार्जर कंपोनेंट इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में होता है और वो ज्यादा कंपोनेंट में होता है, लार्जर कंपोनेंट इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, देयरफॉर देन इट्स कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, एज ए रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड वेयर एज द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी एलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड होगा। देखिए प्लेन पोलराइज 0 और एन पाई होना चाहता है, यहाँ पे इसका कंडीशन फाई है, तो प्लेन पोलराइज में फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में यहाँ पे फाई का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में। तो ये क्या आ गया, एज ए रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड वेयर एज द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, a charge distribution has a charge density given by this much. For this charge distribution the electric field at 2x naught 0 0। यहाँ पे हमें अब फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और हमें यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज डेंसिटी गिवन है और हमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या हो गया, rho is equal to q, this is del x minus x naught minus this is del x plus x naught, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले टोटल चार्ज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, रो का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा,
क्यू यहाँ पे आ गया और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया डेल एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस दिस इज डी एक्स माइनस क्यू बाहर आ गया डेल एक्स प्लस एक्स नॉट, ठीक है, डी एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा देखिए, ये हो जाएगा क्यू एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। डिराक डेल्टा फंक्शन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स नॉट और यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्यू जो है वो एक्स नॉट पे है और ये जो क्यू है वो माइनस एक्स नॉट पे, ठीक है। देखिए मैं इसको हटा देती हूँ, इसका यहाँ पे यूज नहीं है। तो ये हो गया माइनस क्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। देखिए अगर हम इसको प्लॉट करना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर ये एक लाइन है, ठीक है, जिसमें कि ये ऐसे सेपरेट हो रहा है यहाँ बीच में, तो ये हो गया हमारा माइनस क्यू और ये हो गया क्यू, ठीक है। देखिए आप इस तरह से हम लिखेंगे और ये पोजीशन हमारा हो जाएगा एक्स नॉट, दिस इज माइनस एक्स नॉट एंड दिस इज एक्स नॉट, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 2x0, यही हमें फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर नेक्स्ट पेज में देखते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2x0 0 0 पॉइंट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए ये क्या वैल्यू आ गया, इसके वजह से यहाँ पे हमें निकालनी है फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ पे तो ये क्वांटिटी इतना हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स नॉट डिस्टेंस है और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 2x0 पे फाइंड करना है। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 2x0, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ये हो गया 2x0, ठीक है। अब देखिए हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा इस चार्ज के लिए अगर हम लेते हैं, ठीक है, पहले ये ले लेते हैं, ये चार्ज के लिए हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन दिस इज एक्स नॉट स्क्वायर माइनस Q के लिए कितना तक डिस्टेंस हो गया, ये हो गया एक्स नॉट प्लस 2x0, तो ये हो गया 3x0 अपॉन 3x0 का स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। अब देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना हो गया, Q को बाहर लेते हैं, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 9 माइनस 1 अपॉन 9 एक्स नॉट स्क्वायर। ये आ गया आपका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 2Q 4 पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 2 अपॉन, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो गया 2Q अपॉन दिस इज 8, 9 minus 1 8 4 pi epsilon naught and this is 9 x naught square, ये कैंसिल हो गया 2 से, therefore E is equal to 2Q upon 9 pi epsilon naught x naught square, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है हमारा 2Q x कैप 9 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा आ गया 34 नंबर क्वेश्चन का। तो ये अगर हमें यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप टोटल चार्ज निकालना, ठीक है, उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लेना इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव एट ऑब्लिक इंसिडेंस अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट ए डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस इफ द Ki, Kr and N are the unit vectors in the direction of incident wave, reflected wave and the normal to the surface respectively. Which of the following expressions is correct? तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट है ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव जो है ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक एंगल पे इंसिडेंस कर रहा है। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है ऐसे, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हिट कर रहा है, देयरफॉर दिस इज इंसिडेंस 1 एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड 1 और ये हो गया हमारा नॉर्मल, दिस इज एन कैप, ये एन कैप हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा के इंसिडेंस कैप, कुछ इस तरह से जाएगा और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, देयरफॉर के आर कैप। अब देखिए ये सब एक ही पोजीशन पे, एक ही यहाँ पे सरफेस पे लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट Ki
cap, AR cap and N cap all lie in the same plane. ओके, सो वेक्टर यहाँ पे के क्रॉस एन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए देयरफॉर के कैप आई क्रॉस एन कैप हैज इट्स डायरेक्शन perpendicular to the plane containing the vectors k I cap, k R cap and k and n cap। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये के आई कैप क्रॉस एन कैप, ये डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये हमारा 0 आएगा। ठीक है, तब ये सिचुएशन हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं बिकॉज के आई कैप क्रॉस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू के आर कैप। यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये दोनों इक्वल एंगल होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके इक्वल होगा और ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा। देयरफॉर के आई डॉट क्रॉस एन कैप परपेंडिकुलर टू द के आर कैप। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे हमारा आ जाएगा जिसमें कि हम कह सकते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये है हमारा के आई, दिस इज के आई क्रॉस एन कैप डॉट आर कैप, ये के आर कैप। तो ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे है इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। ठीक है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और बोल रहा है along the z direction find the value of the path integral A dot dl in the units of Tesla meter square on a square loop of side 1 upon root 2 meters. The normal to the loop makes an angle 60 degree। ठीक है, नॉर्मल जो है वो 60 डिग्री बना रहा है to the z axis as shown in the figure। The answer should be up to 2 decimal places। यहाँ पे देखिए हमें इसका वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देखिए कैसे निकालेंगे इसको। ये हो जाएगा surface integral, this is line integral of A dot dl इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B इज इक्वल टू 0.6 टेस्ला। ठीक है, और साइड गिवन है, साइड कितना है यहाँ पे लूप का साइड, दिस कैन बी A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 मीटर्स, और हमें थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम को, तो देखिए अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया A डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, दिस इज कर्ल ऑफ A डॉट डी एस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फाइंड करते हैं इसका वैल्यू। तो हम जानते हैं सिंस B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर A डॉट डी एल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, दिस इज कर्ल ऑफ A डॉट डी एस, इसके बदले अब हम लिख देंगे यहाँ पे B डॉट डी एस। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ds का इंटीग्रेशन यहाँ पे A हो जाएगा क्योंकि ये एरिया है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एरिया का हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर B और ये ds का इंटीग्रेशन, यहाँ पे A आ जाएगा इसका वैल्यू, देयरफॉर B A cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे B ds cos थीटा लिख सकते हैं आप, तो ये cos थीटा में कन्वर्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हट गया। तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या होगा, देखिए B का वैल्यू आप पुट करेंगे, देयरफॉर B इज इक्वल टू, दिस इज A डॉट डी एल इज इक्वल टू, B का वैल्यू कितना है 0.6 इंटू A का वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2, ये हमारा यहाँ पे इसका जो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना स्क्वायर लूप है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया का स्क्वायर, उसके बाद फिर इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 0.6 इंटू 1/2 इंटू cos 60 डिग्री,
इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 44 नंबर का 0.15। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोल रहा है, तो ये हो गया 0.15, इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई करके आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सबको आप अच्छे से एक बार नोटबुक में ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है।